स्टूडेंट्स, बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर नंबर 3। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे हम मॉडल पेपर नंबर 3 हम करा रहे हैं। ये एसपी जो साइंस पब्लिकेशन है उसके द्वारा जारी किए गए मॉडल हैं, पेपर हैं आपके, वही हम आपको करवा रहे हैं। इस श्रृंखला में बच्चों आपके मॉडल पेपर 1 सॉल्व करवा दिया गया है, मॉडल पेपर 2 सॉल्व करवा दिया गया है आपको। आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से जुट रहे होंगे। बच्चों आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको करते जाइए, लेकिन एक चीज़ बता दें, अगर आपके चैप्टर्स अभी अधूरे हैं, आपने पूरी तरह से रिवीजन नहीं किया है बच्चों, तो पहले रिवीजन लगा लीजिए, उसके बाद ये वाले मॉडल पेपर आप करिएगा ताकि आप अच्छे से कर पाएँ, आपको टेंशन नहीं हो कि इनको कुछ आता है नहीं आता है। वैसे आप हमारे चैनल पे आप पढ़ के मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर क्यूरियस हो चुके हैं पढ़ने के लिए, बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं। तभी मॉडल पेपर आते ही बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बताते हैं हमारे इतना मॉडल पेपर ठीक था या हमें ये क्वेश्चन आते थे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर से अपना एक और मॉडल पेपर। आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। अपने पास क्वेश्चन है अपना फर्स्ट, फ्रैंकल दोष में किसी क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, यहाँ से बढ़ता है घटता है क्या हो जाता है। सबको पता है कि फ्रैंकल दोष के अंदर क्या होता है, यहाँ से घटता नहीं है, यहाँ से फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ना तो घटता है ना बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हमको अच्छे से ध्यान है, फ्रैंकल दोष में जो धनायन होता है वो अपने स्थान से, मान लीजिए यहाँ पर धनायन वो अपने स्थान से हटकर कहाँ आ जाता है, वो अंतराकाश में आ जाता है। इसका मतलब ना घटा है ना बढ़ा है, क्या हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट देखिए K2Cr2O7, ये है अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका ऑक्सीकरण अंक हमसे पूछा गया है, कैसे निकालेंगे। यहाँ से देखिए पोटेशियम का +1 होता है ना, कितना होता है, +1 होता है। क्रोमियम का हमसे पूछा गया है, x मान लिया। ऑक्सीजन का -2 होता है। सॉल्व करिए बच्चों इसको, यहाँ से आप जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है आपका, 2x बराबर कितना होगा, 14 - 2, x बराबर कितना आ जाने वाला है बच्चों, यहाँ से +6 आ जाने वाला है। 14 में 2 के 12, 12 का 2 भाग लगाएंगे +6। संक्रमण तत्वों में अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों आपको रटना नहीं है, गलनांक वाली धातु कौन सी है। आप कहेंगे मैडम ये तो रटने वाला जैसा क्वेश्चन है, तो हम रट ही लेते हैं ना। अरे बच्चों मैं कह रही हूँ ना, रटना नहीं आपको, तो मतलब कुछ बेस पे कह रही है मैडम। बच्चों गलनांक निर्भर करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किस पर निर्भर करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अब मैं आपको 3D सीरीज तो आपको याद होगी, S T V कर मन फी को नी क्यों जाऊँ, ये है एकदम। इसके अंदर हमने आपको बताया था यहाँ पर जिंक में 0, फिर यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। जो इसने पहला वाला मॉडल पेपर दिखा हुआ है उसके अंदर हमने बताया था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इस तरह से हमको बताई थी कि इस तरह से आप देख सकते हैं। तो क्रोमियम के अंदर अधिकतम आते हैं, कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, बाकी किसी में नहीं है। लेकिन किस सीरीज का तत्व है, 3D। अभी जल्दी मत करो क्रोमियम आंसर लगा दिया कि मैडम आगे आंसर क्रोमियम, नहीं। इसके बाद क्रोमियम के नीचे आता है 4D में बच्चों मॉलिब्डेनम, और 5D में आता है यहाँ से टंगस्टन। तो हम आपको बता दें आवर्त यहाँ सारणी में जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है। आंसर आएगा यहाँ पे टंगस्टन, क्योंकि इसमें भी यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या सबसे ज़्यादा होगी। और हम आपको यहाँ से बता दें कि 3422 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बच्चों टंगस्टन का गलनांक। अब आपको एक चीज़ याद आ रही होगी टंगस्टन को लेकर कि हाँ मैडम, बल्ब के अंदर जो तार लगा होता है, छोटा सा इस तरह से तार लगा होता है 2 फिलामेंट के बीच में, ये जो तार लगा होता है तंतु जिसको बोलते हैं, ये टंगस्टन का बना होता है। याद आया कुछ? हाँ मैडम याद आ गया, क्योंकि वहाँ बल्ब जब जल रहा हो बहुत देर से, आप हाथ लगा कर मत देखना, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, महसूस करना, थोड़ा जाके आपको गर्मी महसूस होगी और आप जलते हुए बल्ब के हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि उस समय वो बहुत तेज गर्म होता है और उस गर्म के अंदर भी टंगस्टन का जो अपना तंतु है वो पिघलता नहीं है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको जीके क्वेश्चन की वजह से आप याद करना चाहें तो यहाँ पर बहुत अच्छा जीके क्वेश्चन ये बन गया कि सबसे टंगस्टन का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसके तंतु बनता है। आगे है विशाल अणु का उदाहरण है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से विशाल अणु बोलते हैं बच्चों नेटवर्क सॉलिड को, नेटवर्क ठोस को विशाल अणु कहा जाता है, सहसंयोजक ठोस को, और वो हीरा भी है और वो ग्रेफाइट भी। आंसर लगा दीजिए बी और सी दोनों। आगे देखिए बच्चों, ये 5th क्वेश्चन बच्चों मैं आपसे
सॉरी चाहूँगी, यहाँ पर आंसर जो है मुझे आज कंफर्म नहीं है इसका आंसर, कि ध्रुवीय विलायक होने पर द्वितीयक एल्किल हैलाइड द्वारा प्रदर्शित अभिक्रिया है। लेकिन मैं अपनी नॉलेज के आधार पर इतना कह सकती हूँ कि जब ध्रुवीय विलायक होता है तो हम H2O की बात करते हैं, और H2O के केस में ये जो रिएक्शन होती है वो या तो SN1 होती है या SE हम कह सकते हैं यहाँ से। SN2 तो नहीं होती है रिएक्शन, क्योंकि SN2 जो होती है वो यहाँ पर रिएक्शन OH माइनस नाभिक स्नेही बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिया जाता है, जबकि ये SN1 जो होती है ये दुर्बल नाभिक स्नेही के केस में भी हो जाती है। तो बच्चों मैं आपको इसका आंसर यहीं ड्रॉप करती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट बताना चाहे आंसर, किसी ने पढ़ रखा हो कहीं पर या कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा हो, तो प्लीज़ 5th क्वेश्चन के आंसर को प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर अभी हम यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपकी बुक में SN1 है या SN2 है, इन दोनों का कहीं जिक्र नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन क्यों छोड़े जाएं आखिर अपने। धान का अल्कोहल मतलब चावल वाला अल्कोहल कौन सा है, एथेनॉल है, लगा लीजिए। केनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है। केनिज़ारो रिएक्शन का आंसर बताने से पहले बच्चों मैं आपको यहाँ से ये बता दूं कि रिएक्शन में आखिर बनता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैडम आंसर लिख रही हैं यहाँ से, ये बनता है यहाँ से, मतलब एक तो यहाँ से, सॉरी यही गलती लिख दिया मैंने तो जल्दीबाजी में, फॉर्मेल्डिहाइड का जब यहाँ से KOH के साथ, सांद्र KOH के साथ हम जब करते हैं तो यहाँ पर एक अणु का होता है रिडक्शन और एक अणु का होता है ऑक्सीडेशन। मतलब इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो ऑक्सीकरण या अपचयन तो आंसर लगा नहीं सकते, ऑक्सीकरण लगा दिया तो अपचयन नाराज, और अपचयन लगा दिया तो ऑक्सीकरण नाराज। आंसर आएगा बच्चों इसका विषम अनुपातन। विषम अनुपातन को ही हम दूसरा नाम असमानुपातन भी कहते हैं, अर्थात इस रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। मतलब जो अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं, एक ही चीज़ का अपना होता है, तो इसे हम असमानुपातन कहते हैं। जब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसे असमानुपातन। रेडॉक्स मत कह देना बच्चों, रेडॉक्स में अलग अलग रिएजेंट का होता है, एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन। इसमें एक ही चीज़ का ऑक्सीकरण और दूसरे का ही अपचयन होता है। आंसर सी लगा लीजिए। फ्यूमेरिक एसिड की स्ट्रक्चर है, तो फ्यूमेरिक एसिड होता है बच्चों यहाँ पे ट्रांस वाला, और ट्रांस वाला जो है वो दो दे रखे हैं, एक बी दे रखा है और एक ये दे रखा है। तो ये तो मैं आपको बता दूं मैलेइक है और बी वाला क्या है, फ्यूमेरिक है। तो आंसर लगा लीजिए बच्चों बी, फ्यूमेरिक। द्विदंतुक बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्विदंतुक ऋणावेशित, द्विदंतुक तो बोला ही बोला है, साथ में ऋणावेशित भी बोला है। द्विदंतुक ऋणावेशित लिगैंड है। तो EN जो होता है बच्चों स्ट्रक्चर होती है, मैं इसको अच्छे से सॉल्व कराना चाहती हूँ आपको, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ। CH2NH2 बच्चों ये द्विदंतुक तो है इस तरह से, लेकिन ऋणावेशित नहीं है, तो इसका आंसर EN नहीं आएगा। ऑक्स की बात होती है तो ऑक्सीलेटो यहाँ से ये होता है, बिल्कुल ऋणावेशित भी है और इस तरह से बनाता है। ग्लाइसिनेटो की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से होता है, बिल्कुल द्विदंतुक भी है और ये ऋणावेशित भी है। तो यहाँ पे ऑक्सीलेटो भी आएगा और ग्लाइसिनेटो दोनों आएंगे, तो आंसर आएगा बी और सी दोनों। अंतः संक्रमण तत्व है। अंतः संक्रमण का मतलब ये F ब्लॉक की बात कर रहा है, ये वाला D ब्लॉक है, ऑस्मियम D ब्लॉक है, रोडियम D ब्लॉक है, लेकिन ल्यूटीशियम D ब्लॉक नहीं है। आंसर आ जाएगा बच्चों ल्यूटीशियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे इस बार की क्वेश्चन जो थे ये SP के ये बहुत ही अच्छे लगे बच्चों, आप भी करके देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे देखिए मोलैरिटी आसानी से कर लोगे 1 लीटर विलियन में, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लिया है वहाँ पे। 1 लीटर विलियन में मिले मोलों की संख्या, मोल सॉल्युबल इन 1 लीटर सोल्यूशन, मिले मोलों की संख्या। अरे ये तो बच्चे को याद हो गया है। आंसर को इफेक्टिव करने के लिए बच्चों मैं आपके लिए, मैं काफ़ी टाइम से बच्चों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मुझे लगा शायद वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़े बनाने के लिए, नहीं पड़े, लेकिन अब मुझे लगता है शायद ज़रूरत है कि हम आखिर केमिस्ट्री के पेपर में आंसर्स को कैसे लिखें, आंसर्स को कैसे इम्प्रेसिव बनाएं कि हमारा एग्जामिनर हमसे इम्प्रेस हो जाए और हमें अच्छे मार्क्स दे दे। आंसर सही होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट, लेकिन आंसर को सही होने के साथ साथ हम ऐसा इम्प्रेसिव बनाए कि एग्जामिनर को चेक करते टाइम बिल्कुल ही लोड नहीं लेना पड़े हमारी कॉपी चेक करने के लिए, कि वाह वो भी कहे एक बार देख के कि हाँ आंसर सही तो है। तो वास्तव में आंसर को लिखने का तरीका भी बहुत बेस्ट है। तो बच्चों मैं आपके लिए एक वीडियो ऐसा लेकर आने वाली हूँ जिसके अंदर आपको आंसर राइटिंग सिखाऊंगी मैं आपको, कि केमिस्ट्री के पेपर में आपको आंसर राइटिंग आखिर कैसे करनी है। इंतजार कीजिएगा इस वीडियो का और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो चाहिए क्या। अगर हमारे पास ज़्यादा कमेंट आते हैं इस तरह के तो हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए
जल विरागी कोलॉइड, जल विरागी बच्चों कोलॉइड दो तरह का होता है। कैसा होता है? एक जल विरागी होता है और एक जल विरोधी होता है, जिसको हम द्रव स्नेही या द्रव विरोधी भी कहते हैं, लिपोफिलिक या हम कह सकते हैं लाइपोफोबिक। तो जल विरागी कोलॉइड का स्कंदन आसानी से हो जाता है बच्चों, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं जल विरागी वाले, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। और दूसरा, इनके अंदर परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण का मतलब हो गया जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, परिक्षिप्त मतलब हो गया जो कम मात्रा में है, उनके बीच बंधुता बहुत कम होती है, आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। आगे देखिए CH3Br CH3I में कौन सा OH के साथ शीघ्रता से SN2 अभिक्रिया देगा। बच्चों मैं आपकी एक चीज़ बता दूं, SN2 से कंफ्यूज मत होना, ये SN2 लिख दे चाहे आपको SN1 लिख दे, आंसर दोनों का एक ही आएगा। SN2 या SN1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एल्किल समूह चेंज नहीं हो रहा है। अगर एल्किल समूह बदल रहा होता तो आंसर में फर्क आ जाता। तो SN2I या SN1 आपका आंसर एक ही रहेगा, आंसर आएगा CH3I। क्यों? क्वेश्चन में तो कह रहा है ना क्यों, कौन सा देता है? क्योंकि CH3I में यहाँ बंध लंबाई ज़्यादा होने की वजह से। बंध लंबाई ज़्यादा क्यों है? ये कार्बन है, ब्रोमीन का आकार छोटा होता है और आयोडीन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और दूरी होती है, बंध लंबाई क्या होती है? दोनों के नाभिक के बीच की दूरी। तो जब आकार बड़ा होगा तो त्रिज्या बड़ी होगी और यहाँ से बंध लंबाई क्या होगी? बड़ी। तो यहाँ बंध लंबाई अधिक होने के कारण इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी कम होती है, बंध आसानी से टूटता है। तो आप सीधे कह सकते हैं इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी कम होती है, आसानी से टूटता है, अतः SN2 अभिक्रिया आसानी से देगा। मैं पहले कह रही हूँ SN1 आ जाए तो भी ये लिखना आंसर, ठीक है। चलो अम्लता के बढ़ते क्रम में लिखिए। बच्चों अम्लता का क्रम दो चीज़ों पर निर्भर करता है। +I अगर बढ़ता जाता है तो अम्लता घटती जाती है, +I बढ़ेगा अम्लता घटेगी, -I बढ़ेगा अम्लता बढ़ेगी। तो -I के तो होती है ये प्रोपोर्शनल और ये होती है इसकी इनवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब एक के समानुपाती दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। अब आप देख लीजिए आंसर क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर तो -I है, +I है नहीं, तो HCCO इसमें बढ़ता क्रम लिखना है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फॉर्मिक एसिड की, फिर किसकी होगी? एसिटिक एसिड की, फिर किसकी होगी? CH3 का होल ट्वाइस, CH सबसे कम किसकी होगी? इसकी होगी। CH3 का होल थ्राइस CCOOH। +I प्रभाव के अनुसार लगा दीजिएगा, +I जहाँ ज़्यादा होगी अम्लता कम होगी। तो पहला नंबर सबसे ज़्यादा HCOOH की, उससे कम CH3 होगी, इससे कम, तीसरे नंबर सबसे कम इसकी होगी। ये है आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। बच्चों आपकी बुक में इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा है ना बहुत गंदी वाली दे रखी है। गंदी वाली का मतलब इतनी कठिन लैंग्वेज दे रखी है कि बच्चा उसको समझ ही नहीं पाता। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ किताब की परिभाषा क्या है। देखो एक बार जरा सुनना बच्चों किताब की परिभाषा। इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य आवेश विभाजन के कारण इलेक्ट्रोड संधि पृष्ठ पर विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन हम इसको याद नहीं करने वाले हैं, हम आपको पहले थोड़ा समझा देते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या चीज़ है। यहाँ पे ये हमने रखा अपना पात्र, यहाँ रखी अपनी धातु की छड़ और ये रखा इसका विलयन, ठीक है। अब धातु की छड़ को किस में डुबोया? धातु के विलयन में। तो धातु की छड़ को धातु के विलयन में लगाने पर या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। मान लीजिए धातु की छड़ ने इलेक्ट्रॉन क्या करे? त्याग दिए। त्यागने के बाद इस छड़ के ऊपर तो सारे इलेक्ट्रॉन आ गए और इसने त्याग दिया। मान लो जिंक था तो जिंक +2 सारा कहाँ चला गया? विलयन में चला गया। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका माइनस आवेश और जो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर आए हैं इसका प्लस, ये दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए, मतलब एक तरफ माइनस और दूसरी तरफ प्लस। तो यहाँ पर आवेश का एक क्या हो गया? यहाँ से पृथक्करण हो गया। आवेश क्या हो गया बच्चों? अलग अलग हो गया, जिस वजह से एक विभव उत्पन्न हो जाता है और उसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब धातु की छड़ जो होती है वो या तो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जिसकी वजह से यहाँ दोनों आवेश अलग अलग हो जाते हैं और एक विभव उत्पन्न होता है और उसी विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी बच्चों? मैं लिख देती हूँ या मैं बोल रही हूँ, आप लिखते जाइए। धातु की छड़ को धातु के विलयन में, स्टूडेंट्स हमने आपके लिए लिख दी है ये परिभाषा। अब आप देख लीजिए, धातु की छड़ को धातु विलयन में रखने पर आवेश के पृथक्करण के कारण छड़ और विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ये विभव ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दो प्रकार का होता है। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, परिभाषा ज़्यादातर मानक इलेक्ट्रोड विभव की पूछी जाती है, तो आप यहाँ से मानक इलेक्ट्रोड विभव की याद करिएगा। चलिए बच्चों हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, आप वीडियो को पॉज करके आपने लिख लिया होगा कि इसको लिखना होगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंडमियर रिएक्शन क्या है बच्चों? ये रिएक्शन अच्छे से याद कर लीजिए आप।
प्लस यहाँ से HCl से रिएक्शन करा दी, आप चाहें तो Cu2Cl2 लिख दो या CuCl लिख दो, एक ही बात है। Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे, यहाँ से क्या बन जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। यही रिएक्शन HBr के साथ की जा सकती है। नेक्स्ट है अपना एल्कोहलिक KOH के साथ यहाँ से आइसोप्रोपिल क्लोराइड की रिएक्शन करानी है। कितनी कार्बन है, 3 है। एल्कोहलिक KOH विलोपन का काम करता है। आंसर बनेगा बच्चों प्रोपीन, लिख लीजिए। विकृतीकृत अल्कोहल बनाने के लिए एथेनॉल में मैथेनॉल मिलाया जाता है। आंसर लिख लीजिए। एथेनॉल में क्या मिलाते हैं, मैथेनॉल मिलाते हैं। और दूसरा बता देते हैं हम आपको, इसके अंदर पिरीडीन भी मिलाया जाता है और इसके अंदर कॉपर सल्फेट भी मिलाया जाता है। आंसर वैसे इसका मैथेनॉल है, मैथेनॉल मिला के इसको बना दिया जाता है। ऑक्जिम यौगिकों द्वारा प्रदर्शित जाम्यता सिन और एंटी प्रकार की होती है। सिन एंटी, जिसके अंदर सिस जो होता है वो सिन को बताता है और जो ट्रांस होता है वो एंटी को बताता है। अधिशोषण व अवशोषण के कोई 2 अंतर लिखिए। बच्चों ये आप आसानी से कर लोगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करें इसके अंदर, कि यह तो जो होती है पृष्ठ सतह पर होती है, ये अंदर तक होती है। इसके अंदर अधिशोषण जो होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे शुरुआत में धीमी और तेज गति से होता है, यहाँ पर ये एक समान प्रकार से होता है। अधिशोषण जो है बच्चों ये समान गति से होता है और अवशोषण जो है वो शुरू में तीव्र गति से होता है, बाद में ये धीरे हो जाता है। अधिशोषण के ऊष्मा गति के पक्ष को समझाइए। भैया ऊष्मा गति के पक्ष समझ लो, क्या है हमारे पास, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है यहाँ से डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर हमारे पास ऊष्मा गति के समीकरण में डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो अपना आंसर जो बच्चों यहाँ से जो आ जाता है अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रिया आ जाती है। अब मैं आपको बता देती हूँ आगे यहाँ से, अधिशोषण एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है तो डेल्टा H का मान कैसा आता है, नेगेटिव। जब हम कहते हैं ये कोई सतह है जिसके ऊपर ये जो कण है अपने अधिशोष्य के, ये आकर अधिशोषित होते हैं, इसका मतलब सारे कण क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। पास आने की वजह से एंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही है, तो डेल्टा S भी कैसा हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो नेगेटिव और ये वाला मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव। जब प्लस और माइनस मिलाओगे तो डेल्टा G क्या आ जाने वाला है, नेगेटिव। तो आप आंसर क्या देंगे कि यहाँ से एंट्रोपी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है ऋणात्मक होती है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर डेल्टा G नेगेटिव आता है, अतः अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रिया है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे करते हैं यहाँ से लेंथेनाइड संकुचन। ये बच्चों आप बुक में देख लीजिएगा कि F ब्लॉक के तत्वों में आई क्रमागत कमी जो होती है वो लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है, जो कि F कक्षक के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होती है। लेंथेनाइड संकुचन कारण लेंथेनाइडों के हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति बच्चों बढ़ जाती है, क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनकी परमाणुक त्रिज्या में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है, जिससे क्षारीय प्रकृति इनकी बढ़ जाती है। 14वें का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मैग्नीशियम आयन क्लोराइड आयन की सांद्रता दी हुई है, चालकता के मान दिए हुए हैं। MgCl2 की सीमांत मोलर चालकता मतलब अनंत अनुता पर मोलर चालकता पूछी गई है। तो बच्चों आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। ये अपने पास कहता है लैम्डा MgCl2 इन्फिनिटी बराबर लैम्डा मैग्नीशियम आयन प्लस लैम्डा Cl माइनस। अब यहाँ से लैम्डा के मैग्नीशियम आयन कितने होते हैं MgCl2 में, एक ही होता है, तो कितना है इसकी 106 लिख दी मैंने। Cl आयन की कितनी दे रखी है 76, लेकिन Cl आयन है कितने 2, तो 76 इंटू कितना कर लोगे 3 कर लोगे, तो 6 दूनी 12 और 1 6 दूनी 12 214 और 1 15 152 प्लस 106 प्लस कर लीजिए कितना हो जाएगा 6 और 2 8 258 आ जाएगा, जहाँ तक है ना, ये करके देख लो भैया 2 और 6 और 5 और 258, ठीक है ना। आंसर कितना आ गया 258 आ गया। आगे देखो यहाँ से डेल्टा G और सेल विभव का संबंध लिखिए। बच्चों डेल्टा G बराबर शायद मेरे हिसाब से होता है -NFE नोट, -NFE नोट, ठीक है, ये आ जाएगा। SN1 SN2 में बच्चों बहुत ही आसान अंतर है। पहली बात तो ये किसके साथ होती है, ये एक अणु की अभिक्रिया है, ये 2 स्टेप में होती है, ये 1 स्टेप में होती है। ये सामान्यतः मैथिल हैलाइड, ये अपनी तृतीयक हैलाइड के साथ होती है, ये मैथिल हैलाइड के साथ होती है। यहाँ पर जो होता है, यहाँ अपन कहते हैं कार्बोनाइन का निर्माण होता है, यहाँ पर किसका निर्माण होगा SN2 में, SN2 में निर्माण होता है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था का, ठीक है। आगे देखो CX बंध की प्रकृति समझाइए। बच्चों CX बंध का मतलब हो गया यहाँ से, जैसे मैंने कह दिया यहाँ से CH3 है ना, X मतलब कह दिया Cl, तो इसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या आ जाता है पॉजिटिव। तो हम कहते हैं कि X हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण यहाँ पर इस पर माइनस आवेश आता है और इस पर प्लस, अतः प्रकृति कैसी है बच्चों इसकी ध्रुवीय है।
आगे देखो, अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करती है। अधिशोषक का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, खुरदरा हो जाता है कैसे भी करके, तो ये अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य अगर मान लीजिए गैस है तो यहाँ पर ध्रुवीय गैसें जो होती हैं, जो आसानी से द्रवित हो सकती हैं, वो जल्दी अधिशोषित होती हैं, जो अधिशोषण की मात्रा को बढ़ा देती हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि HCl गैस और CO2, बताओ कौन जल्दी अधिशोषित होगी, आंसर आएगा HCl, क्योंकि HCl एक ध्रुवीय गैस है जो जल्दी द्रवित हो सकती है, अर्थात आकर्षण बल इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। ये आंसर आ जाएगा। आगे देखो यहाँ से, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा को व्यक्त करने वाली समीकरण। बच्चों ये समीकरण हमने लिखी हुई है, यही है यहाँ पे, ये फ्रेंडलिच इक्वेशन है। आगे कह रहा है इसी के लिए ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है log x अपॉन m और log p का ग्राफ खींचिए। ये लीजिए log x m, ये इक्वेशन होती है बच्चों y बराबर mx प्लस c के जैसी होती है, ठीक है ना। तो y अक्ष पे क्या आ जाएगा, लो मैं ढंग से बना देती हूँ बच्चों यहाँ पे। तो ये ग्राफ आएगा बच्चों ये वाला। ये कैसे बनेगा, यहाँ से y अक्ष पे क्या आ जाएगा, log x अपॉन m आ जाएगा, और अपना y अक्ष पे क्या, x अक्ष पे तो ये y अक्ष पे आ गया, x अक्ष पे क्या आ जाएगा, log p आ जाएगा। और ये हो गई इसकी ढाल, ढाल का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, ये ढाल हो गई इसकी 1/n, और इसका इंटरसेप्ट हो गया वो हो जाएगा log k, ये हो जाएगा इसका, है ना। आगे देख लेते हैं बच्चों यहाँ से। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको अब सॉल्व नहीं कराऊंगी, ये आप खुद से करिएगा सॉल्व, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम एसीटेट NaCl HCl की अगर सांद्रताएं इतनी हमको जितनी दे रखी हैं वो हैं, तो एसिटिक एसिड की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। आंसर बता देते हैं, जो कॉमन वाला होता है उसको घटाते हैं, बाकियों को जोड़ते हैं। देखिए इसके अंदर NaCl है, ये Na जो है इसके अंदर है और Cl इसके अंदर है, तो आप CH3COO इसको और लैम्डा HCl को तो जोड़ देना और लैम्डा NaCl की घटा देना, मतलब इन दोनों की वैल्यू जोड़ देना और इसकी घटा देना, करके बताना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। ये काफ़ी बार करवा दिया, बच्चों को पता है ये क्वेश्चन है ना, हर बार रिपीट में आता है ये वाला क्वेश्चन, तो कर लेना बच्चों इसको। यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट है तो 0.1 m कॉपर आयन युक्त इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर, इक्वेशन होती है E बराबर E0 माइनस 0.0591। बच्चों एक चीज़ और बता दो, कल मैंने इसको 0.591 कह दिया जल्द में, आप इतना तो पढ़ चुके हो और इंटेलिजेंट भी हो चुके हो खूब सारे वाले, तो बच्चों इसको 0.0591 था वो सही कर लेना। अपॉन n कॉपर के लिए लिख लेना, तो कॉपर का सूत्र होता है कॉपर +2 में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो कॉपर आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2। log 1 अपॉन कॉपर के लिए Cu+2 लिखते हैं, इसकी सांद्रता कितनी दे रखी है बच्चों 0.1, तो ये लीजिए यहाँ से कितना रख दीजिए 0.1, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वो कितना है 0.34, इसकी जगह रख दीजिए 0.34। बस इसको सॉल्व कर लो, E बराबर 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन पॉइंट ऊपर जाएगा log 10, ये बन चुका है आपके पास, और जब ये log 10 बन चुका है तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। चलो log 10 लिख दिया, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, हटा दिया मैंने यहाँ से इंटू 1, तो आपको सीधा सीधा क्या रखना है, बस आपको 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। एक सेकेंड, ये क्या स्ट्रक्चर बन गई हमारे पास, ये वाला, ये आपको कैलकुलेशन सॉल्व करके हमें बतानी है कि आंसर कितना आने वाला है। इंपॉर्टेंट लगा लो, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं सोलवे का अथवा का पहला और दूसरा, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो। मैडम कह रही है इसका मतलब कुछ आधार पे कह रही है, इंपॉर्टेंट है तो है, ठीक है। अगला है अपने पास क्वेश्चन, हैलोजन समूह के ऑर्थो पैरा निर्देशी प्रभाव को समझाइए। समझा देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है हैलोजन समूह के। चलो देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता है, ये हैलोजन समूह है हमारे पास Cl, ठीक है, ये यहाँ पर इसके पास होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे। आपको अनुनादी संरचना निश्चित रूप से बनानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ अनुनादी संरचना हो आप नहीं बनाएं, बिल्कुल बनानी है। यहाँ से इस तरह से करा, यहाँ इस तरह से करा, अब ये यहाँ से इस तरह से गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं अनुनादी संरचना जब आप बनाएंगे तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही माइनस आवेश आएगा। तो एक आंसर तो आप ये लिखेंगे, जब हम जो हेलोबेंजीन है इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अनुनादी संरचना, तो इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि नेगेटिव आवेश ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही आता है, इसीलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन इसने ही इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही आक्रमण
करता है। दूसरी बात, ये जो हैलोजन समूह है, दूसरी बात और लिखना है इसके अंदर कि Cl का -I प्रभाव होता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसको +R प्रभाव कहते हैं, जिस वजह से यह -I प्रभाव जो होता है यह इसमें स्ट्रॉन्ग पड़ता है। तो यहाँ -I प्रभाव स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्लोरीन जो होता है, ये जो क्लोरो समूह है, ये बेंजीन वलय को निष्क्रिय करके रखता है। ये बेंजीन वलय को उतना सक्रिय नहीं कर पाता जितना सक्रिय इस बेंजीन वलय पर लगा हुआ फिनॉल OH समूह इसको कर सकता है। तो एक चीज़ ये भी याद कर लीजिए कि Cl समूह जो होता है ये बेंजीन वलय को निष्क्रिय करता है। ऑर्थो पैरा वो हमने बता दिया, क्योंकि बेंजीन वलय पर अनुनादी संरचना में ऋणावेश आता है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ये हटा देती हूँ, आपने लिख भी लिया होगा वैसे ये सब, क्योंकि भैया हमारे पास जगह कम पड़ जाती है, हम दूसरा पेज नहीं खोलना चाह रहे, क्वेश्चन सामने ही रहते हैं इसके अंदर। ये आपकी बच्चों लिखी हुई है फ्रीडल क्राफ्ट मतलब FCR रिएक्शन लिखी हुई है। अब इसके अंदर होगा क्या बच्चों, वो देख लीजिए। निर्जल FeAlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन है, तो यहाँ इस स्थिति में धनायन जो मिलता है अपने को CH3+ मिलता है, और आंसर बन जाएगा यहाँ से Cl और यहाँ आ जाएगा CH3। बी प्रोडक्ट कुछ नहीं HCl मिलने वाला है। ये वाली रिएक्शन में क्या होगा, क्लोरीन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो यहाँ पर एक सेकंड बच्चों HCl नहीं बनेगा, मैंने गलती कर दी, सॉरी बच्चों। बी प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा बनते हैं यहाँ पे, एक तो बनेगा ये और दूसरा बनेगा बच्चों ये, एक ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर। ऐसे ही यहाँ पर भी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और दूसरा क्या बन जाएगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इस तरह से यहाँ पे बन जाएंगे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा। चलो आगे का रिएक्शन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, टिशंको अभिक्रिया कौन सी होती है। बच्चों आपको याद होगा कि एसिटाल्डिहाइड की अगर रिएक्शन कराओगे अल्फा H वालों की तो फिर वो कौन सी होती है, वो एल्डोल होती है। अगर बिना अल्फा H वालों कराओगे तो वो कौन सी होती है, वो कैनिजारो होती है। अब इसके अंदर दोनों ही चीज़ है, ये एलिजारो भी देगा, मतलब ये वाला जो है ना CH3 CH2 से अंदर अल्फा H है, लेकिन ये रिएक्शन लगभग कैसी वाली देगा, ये कैनिजारो तरह की देगा। कैसे देगा, इसकी रिएक्शन करा दो बच्चों आप एल्यूमिनियम एथॉक्साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे बेसिकली कैनिजारो देता था जिसके पास अल्फा H नहीं होता, और ये कैनिजारो जैसी देगा। एक अणु का तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा बच्चों, अम्ल, और अल्कोहल बन जाएगा। इसका 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का अम्ल बन जाएगा अल्कोहल। बाद में ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जो किसका निर्माण कर देते हैं बच्चों, एस्टर का निर्माण कर देते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखना कि ऐसी कैनिजारो अभिक्रिया है जो अल्फा H देते हैं। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन यहाँ से क्या होगा अपना। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ब्यूटेनोइक अम्ल और एथिल एसीटेट में किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। तो हम आपको बता दें, ब्यूटेनोइक एसिड मतलब एसिड का जो क्वथनांक होता है बच्चों वो एस्टर से ज़्यादा होता है। ये एस्टर है और ये एसिड है, तो एस्टर वालों का क्वथनांक कम होता है, एसिड ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर वाष्प अवस्था में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो हम आंसर दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। आगे है जिंक ऑक्साइड के, एक सेकेंड, ये तो अपना 17वां क्वेश्चन ही खत्म हो गया। एक बार देख लें क्वेश्चन है कितने बड़े क्वेश्चन हैं। तो अपन यहाँ से ऐसा करते हैं, ये छोटा सा और है, 18वां और पूरा कर लेते हैं यहाँ से कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में 2 अंतर। शॉर्टकी में घनत्व चेंज हो जाता है, फ्रैंकल दोष में घनत्व चेंज नहीं होता है। शॉर्टकी में समान धनायन समान ऋणायन निकल जाते हैं, जबकि फ्रैंकल दोष में धनायन कहाँ जाता है, अंतराकाश में आ जाता है। जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म करने पर ये पीला पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या मिल जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। वैसे आंसर लिख देना, धातु आधिक्य दोष के कारण। धातु आधिक्य दोष मतलब धातु की मात्रा यहाँ से क्या हो जाती है बच्चों, ज़्यादा हो जाती है। जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो यहाँ से जिंक +2 ऑक्सीजन और क्या मिलता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर ये क्रिस्टल क्या करता है, रंग प्रदर्शित करने लगता है। चतुष्फल की रिक्ति की समन्वय संख्या होती है बच्चों 4, अष्टफल की होती है 6। एफ केंद्र इलेक्ट्रॉन युक्त रिक्ति एफ केंद्र कहलाती है। मूर्खों का सोना, बच्चों ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो रखा है, ये मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना किताब में लिखा हुआ है FeS, गूगल करते हैं इसको इंटरनेट पे तो आता है FeS2। ठीक है, ज़्यादा मोर राइट आंसर आयरन डाइसल्फाइड है इसका, क्योंकि ये आंसर अपने पास आ रहा है, जबकि आयरन सल्फाइड का पूरी तरह से बुक में आंसर दे रखा है कि यहाँ पर ये जो होता है
अपनी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित करता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसमें ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की वजह से यह रंग प्रदर्शित करने लगता है। तो बच्चों यहाँ से आपका आंसर मूर्खों का सोना, आप चाहें तो मतलब एग्जाम में दोनों लिख के आ सकते हैं कि FES भी और FES2 भी है, ठीक है। और आपने कमेंट बॉक्स में सजेशन दे दीजिएगा, या फिर आपका जो भी आपको लगे भैया वो लिख लेना। हमने पहले भी बातचीत इस पे की थी, कम्युनिटी भी लगाई थी इसके लिए। BCC की संकुलन दक्षता ज्ञात कीजिए। बच्चों वैसे BCC की संकुलन दक्षता कितनी होती है? 68%। वैसे ज्ञात करवाने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब पूरा आपसे डेरिवेशन कराने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। चलो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, क्योंकि पेपर तो लंबा है, 1900 क्वेश्चन, फिर 20, 21, 22, 23। तो ये नेक्स्ट मॉडल पेपर आपका जो है वो आगे ही हो पाएगा। हाफ आवर से ज़्यादा की हम रखते भी नहीं है वीडियो। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे इसका आगे का चैप्टर, सॉरी आगे का अपना वीडियो। तो बच्चों उस वाले वीडियो के लिए बताइएगा कि केमिस्ट्री में अपन आंसर राइटिंग कैसे करें, उसका हम आपका वीडियो बना देंगे आपके स्टूडेंट्स। बच्चों जल्दी से इस चैनल को NCERT वाले बच्चों के पास भी शेयर कर दीजिए। आप पेपर ख़त्म होने के बाद, आपके लिए तो ये चैनल भाई काम का नहीं रहेगा, 12th पास हो जाओगे तो एटलीस्ट अपने नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उन तक इस चैनल को बच्चों ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हमें पता है आप इतनी सी बात मैम की ज़रूर मानेंगे, शेयरिंग आप ज़रूर करेंगे। जो अब तक आप हमें सपोर्ट करते आए आगे भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।